हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पैरेलल लाइंस, इस चैप्टर का आज हम प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का चैप्टर 1 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देख लो। तो चलिए अभी हम आपका स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। देखो, प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करने से पहले आपने पिछले स्टैंडर्ड्स में कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, उसको हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ना कुछ 4 अलग अलग टाइप के एंगल्स बता देता हूँ वो क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। अब अगर कभी भी आपको करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना हो तो बस एक एफ याद रखो, एफ। बस आप एफ ये चीज़ याद रखो, आपको अपने आप सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इसी एफ सिंबल से आपको मिल जाएंगे। और एक बात बता दूं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा सेम एंगल के होते हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब मैं आपसे बोलूँ कि एंगल ई के करस्पॉन्डिंग एक एंगल बनाओ, तो यहाँ पे आपको एक एफ ड्रॉ करना है, बस सिंपल एक एफ ड्रॉ कर लो, खत्म। देखो, काम खत्म हो गया आपका। एक एफ, देखो ये भी तो एफ ही है ना। अगर इसको मैं ऐसे सीधा करके देखूँ तो ये एफ ही बन जाएगा ना। अगर मैं आपको ये सीधा करके दिखा पाऊँ तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, उल्टा, मतलब भले से उल्टा एफ है। अब ये मत बोलना कि एफ तो उल्टा है, एफ तो है ही नहीं, ये भी तो एफ ही है। तो ऐसे ही आपको बस एक एफ इससे ड्रॉ करना है। तो अब एंगल ई है, अब यहाँ पर कौन से एफ के इधर आ रहा है, एंगल सी आ रहा है ना। और देख के भी आपको मालूम पड़ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। एंगल सी और एंगल ई एक दूसरे के इक्वल है ना। देखो, ये सी भी ऑब्ट्यूज एंगल है, ई भी ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ये मत बोलना कि जी इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, जी क्योंकि एक एक्यूट एंगल है ना। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ही हो, है ना। तो एफ मिल गया। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि एंगल, ये एंगल एफ का करस्पॉन्डिंग बना, तो अब ऐसे करो और एक और एफ मतलब इस बार भी आपको एफ ही बनाना है। ये देखो, ये भी तो एफ हुआ ना आपका, तो ये हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, एंगल एफ का करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल डी, है ना। कितना सिंपल था ये, एकदम सिंपली आपका ये सॉल्व भी हो गया। अब एक लास्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। कोई भी एंगल आप चूज़ कर लो। अब मैं बोलता हूँ कि एंगल ए चूज़ करो। अब एंगल ए के लिए भी एक एफ बना दो, ये लो, हो गया, एक और एफ बन गया ना हमारा। और ये कौन है, एंगल ए और एंगल जी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब मैं आपसे बोलता हूँ, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल तो हम लोग ने समझ लिया क्या होता है। अब समझते हैं क्या होता है हमारा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है ये समझना है हम लोग को। अब देखो, इंटीरियर एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनका अगर आप सम करोगे तो उनका जो मेजर है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। मतलब कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या मतलब, कोई भी दो एंगल को जब जोड़ोगे तो आंसर 180 डिग्री आना चाहिए। तो अगर कभी भी आंसर 180 डिग्री आया तो हम क्या बोलेंगे कि वो एंगल्स है सप्लीमेंट्री, है ना। देखिए, ये इंटीरियर एंगल है ना, तो ये देखो, ये रहा इंटीरियर एंगल के लिए। आपको बस क्या याद रखना है, ऐसा ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल आपको याद रखना है, सी। इसको आप सी बोल सकते हो ना। तो ये सी सिंबल आप हर जगह याद रखो, खाली सी आप ड्रॉ हो गया। अब इंटीरियर, हाँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एंगल अंदर होने चाहिए, बाहर नहीं। एंगल ई और एंगल जी ये सब, ये देखो एंगल ई, अरे हाँ, एंगल ई जो है, एंगल ई, एफ, एच और जी, ये चारों के चारों इंटीरियर एंगल नहीं हो सकते क्योंकि इनको जो लाइन है उसके अंदर होना पड़ेगा, है ना। अब मैं आपसे बोलूँ कि कौन से इंटीरियर एंगल हो सकते हैं, तो एंगल ए और एंगल सी इंटीरियर एंगल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्री आनी चाहिए। अब मैं बोलूँगा एक और इंटीरियर एंगल का पैर आप मुझे ढूंढ के बताओ, तो आप क्या बोलोगे, एंगल बी और एंगल डी भी तो इंटीरियर एंगल है ना। अब एंगल बी और एंगल डी का भी जब मैं सम करूंगा तो आंसर क्या मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलना चाहिए। इसीलिए आपको एक बात याद रखनी है कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। अब चलिए, अब ऑल्टरनेट एंगल्स देखते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, ये देखो, ऑल्टरनेट एंगल्स, यहाँ पे खाली ऑल्टरनेट लिख देता, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी हम। अब देखो, ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए आपको एक सिंबल याद रखना है, वो सिंबल है जेड, है ना। देखो, ज़्यादातर जो टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं उनको ना आप कोई ना कोई एक सिंबल से याद रख सकते हो। अब ऑल्टरनेट एंगल के लिए जेड है ना, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ए का ऑल्टरनेट एंगल बताओ तो ये हो जाएगा जेड। ये देखो, एंगल ए और एंगल डी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। और ऑल्टरनेट एंगल ना कभी भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना। तो एंगल ए और एंगल डी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल में हमने देखा था। करस्पॉन्डिंग एंगल में देखा था ना हमने कि करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सेम उसी तरीके से हमारे ऑल्टरनेट एंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब अगर मैं आपसे दूसरा एग्जांपल बोलूँ, मैं बोलूँ कि एंगल बी का अब आप ऑल्टरनेट एंगल बनाओ, तो यहाँ पे भी एक जेड बना दो, हो गया ना, जेड हो गया। तो एंगल बी और एंगल सी ऑल्टरनेट एंगल है और दोनों की वैल्यू इक्वल है ना।
तो देखो ये तो हो गए इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये देखो ये दो लाइन के इंटीरियर में आ गए ना ये सारे, तो ये हो गए इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अब ना एक और कॉन्सेप्ट होता है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल का, तो वो एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अब देखो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल में कौन कौन नहीं आ पाएगा, ए बी सी डी, ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल में नहीं आ पाएंगे। कौन आ पाएंगे, ई एफ जी एच आ पाएंगे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। अब एंगल ई का अगर मैं आपसे बोलूँ ना, तो आप क्या करो, ये करो, आप ना एक ऐसा सिंबल याद रखो, ऐसा सिंबल याद रखो, और फिर क्या करो पता है, इसको कहीं दूर लेके आ जाओ, बस ये देखो हो गया ना, समझ में आ गया आपको, एंगल ई और एंगल एच। ठीक है, अब एक और तरीका, अब अभी एक और ढूंढते, एक और एग्जांपल लेते हैं, एंगल एफ। अब एंगल एफ का एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बताओ क्या हुआ, क्या होगा। तो आप जैसा एफ है ना वैसे ये बना लो, और सेम एफ के जैसा एक और ऐसा पैटर्न में एक ये बना लो, है ना। अब ये पैटर्न में निकाल लो और देखो ये कहाँ पर फिट हो रहा है, ये तो यहाँ पर फिट हो रहा है, एंगल जी में फिट हो रहा है। तो एंगल एफ और एंगल जी एक दूसरे के एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हैं एंड दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो एक छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ना बस क्या आपको करना है, एक छोटा सा एक्स बना लो, बस काम खत्म हो गया। अब x की ये लाइन c पर है, ये लाइन h पर है, मतलब c और h क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल कभी भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब यहाँ पर देखो ये लाइन का टिप d को टच कर रहा है, ये लाइन का टिप g को टच कर रहा है, यानी कि d और g एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है और दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ तो ये देखो, यहाँ का इसकी टिप b को टच कर रही है, इसकी टिप e को टच कर रही है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसकी टिप a को टच कर रही है, इसकी टिप f को टच कर रही है, तो f और a भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। तो चलिए अभी हम आपके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रैक्टिस सेट है, अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल किए, तो मुझे लगता है अगर वो एग्जांपल आपने सही से समझे होंगे तब तो आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नहीं कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। अब एंगल इन अ लीनियर पेयर क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो और इस लाइन का एंगल बताओ, ये तो आपको आराम से पता है ना 180 डिग्री। कोई भी लाइन जब ऐसे ड्रॉ होती है तो इसका आंसर 180 डिग्री होता है। अब मैं ना मान लो कि ये जो लाइन है ये वाली ले लो, है ना, ये एग्जाम्पल हमारा ले लो, ये जो ई और ए है ना, इसको ले लो अभी के लिए, ई एंड ए। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए था ना। अब मैं आपसे बोलूँ कि एंगल ई प्लस एंगल ए अगर मैं करूँ तो क्या वो 180 डिग्री का इक्वल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, है ना, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की वैल्यू तो 180 डिग्री है, और एंगल ई प्लस एंगल ए जब करूँगा तो एक स्ट्रेट लाइन की वैल्यू मिलेगी ना। से फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल ई 100 डिग्री होता है तो एंगल ए को 80 डिग्री होना पड़ता है, तो 100 प्लस 80 180 डिग्री हो जाता। इसीलिए एंगल्स इन लीनियर पेयर जो होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू का जो मेजरमेंट है वो होता है 180 डिग्री। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका ये क्वेश्चन। तो आपको दे के रखा है एंगल डी एच पी, आपको यहाँ पे दे के रखा है और बाकी चीज़ें आपसे पूछी है। सबसे पहले क्या आपसे पूछा गया, आर एच डी, आर एच डी। तो देखो यहाँ पर अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होता है। ये देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू 180 डिग्री है, डीएचपी की वैल्यू आपको दे के रखी 85, यानी कि आरएचडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 85 डिग्री, सिंपल। डीएचपी की वैल्यू थी 85 डिग्री, सो देयरफॉर डीएचपी प्लस आरएचडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, सो 85 डिग्री प्लस आरएचडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो जो आरएचडी है वो हो जाएगा 180 माइनस 85 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 95 डिग्री, है ना। ये था काफ़ी सिंपल, आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है। आपको ढूंढना है एंगल पी एच जी ढूंढना है ना इस बार आपको। देखते हैं एंगल पी एच जी कहाँ पर दिया है, एंगल पी एच यहाँ पर नहीं है, पी एच जी। अब देखो आप ना इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो डी एच पी और पी एच जी तो एक दूसरे के ये वैसे है ना, क्या बोलते हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर है ना। डी एच पी और पी एच जी एंगल्स इन लीनियर पेयर है। अब या तो आप 85 डिग्री प्लस पी एच जी इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दो, कैलकुलेशन करो, या तो सिंपली हमें क्या पता है, आर एच डी की वैल्यू आपको पता है ना, आर एच डी की वैल्यू हमें तो पता है कि कितनी है 95 डिग्री है ना। अब यहाँ पर एक ये क्रॉस कर दो, ये देखो बन गया ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आर एच डी और पी एच जी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों के दोनों वैसे भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो भी 95 डिग्री आएगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट से भी आंसर आपका 95 डिग्री ही आने वाला है। अब देखते हैं कौन सा दिया है, एंगल एच जी एस। अब देखते हैं एंगल एच जी एस कहाँ दिया है, एंगल एच जी एस ये रहा एंगल एच जी एस। अब देखो एक यूनिक पैटर्न यहाँ पे, एच जी एस और डी एच पी देखोगे तो यहाँ पे आपको एफ बनता हुआ दिख रहा है।
एफ बनता हुआ दिख रहा है मतलब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, और करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसीलिए एच जी एस जो है वो भी 85 डिग्री के इक्वल हो जाएगा डी एच पी की तरह। यहाँ पे आप रीजन लिख दोगे कि एच जी एस और डी एच पी इक्वल है, रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ये भी लिख दिया है कि लाइन आर पी और एम एस पैरेलल है और डी के इनका ट्रांसवर्सल है ना, ये देखो ये दोनों पैरेलल है और डी के इनका ट्रांसवर्सल है। ये भी अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो कि आर पी और एम एस पैरेलल है और डी के ट्रांसवर्सल है। वैसे इस क्वेश्चन में तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए ऐसे ही लिख दिया है कि आप इसको देख सकते हो, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में हमें ये सब लिखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ दी है 110 डिग्री, 115 डिग्री, और आपको ए बी सी डी सबकी वैल्यू यहाँ पे आपको ढूंढनी है। तो चलिए सबसे पहले एंगल ए से शुरुआत करते हैं। अब देखोगे अगर आप तो आपको दिखेगा कि एंगल ए और 110 डिग्री ये दोनों है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। सो एंगल ए प्लस 110 डिग्री कितना ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, है ना, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अगर आपको रीज़न यहाँ पर लिखना है तो आप रीज़न भी लिख सकते हो। रीज़न इसका हो जाएगा एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ये हो जाएगा आपका रीज़न। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, और ये कितना किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री के इक्वल। अब देखते हैं कि अब कौन सा आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ हम लोग ने यहाँ पर अज्यूम भी की है, एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई थी कि जो लाइन पी है वो लाइन क्यू के पैरेलल है, यानी कि ये दोनों के दोनों लाइन पैरेलल है। अब देखो अब क्योंकि हमें एंगल बी ढूंढना है ना, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कुछ किए अभी हमें सही से आंसर नहीं मिल पाएगा। एंगल बी को ढूंढने का कोई चांस ही नहीं है, अगर यहाँ पे आपको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। और वो ट्रिक क्या है, देखो हमें क्या पता है कि एंगल पी और एंगल क्यू पैरेलल है, और ये जो लाइन है ये उनकी ट्रांसवर्सल है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर एक एंगल ई अज्यूम कर लेते हैं, एक एंगल ई अज्यूम कर लो। एंगल ई और एंगल ए अगर आप देखोगे तो क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, बिल्कुल है ना। अब क्योंकि एंगल ई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देयरफॉर एंगल ई ए के इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एंगल ई जो है हमारा वो एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। रीज़न, इसका रीज़न गलत यहाँ पे लिखा गया है, मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ इसका रीज़न। इसका रीज़न करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, इसका रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। एंगल ई और एंगल ए एक दूसरे के इक्वल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल इनका रीज़न है। एंगल ए की वैल्यू हम लोग ने ढूंढी थी 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी की ई की वैल्यू भी 70 डिग्री हो जाएगी। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि ये देखो एंगल बी और एंगल ई, क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, बिल्कुल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे ना। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एफ बन रहा है। मैंने आपसे बोला था ना करस्पॉन्डिंग एंगल में आपको मोस्टली क्या ढूंढना होता है, आपको ढूंढना होता है एफ। तो यहाँ पर आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एंगल बी की वैल्यू भी आपको मिल गई। एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एंगल ई के इक्वल। द रीजन इज वर्टिकली रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल बी की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब देखते हैं, अब हमें ढूंढना है एंगल सी। अब एंगल सी के लिए आपको ये एंगल लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू, ये तो देखना ही पड़ेगा, साथ ही साथ लाइन एम इज देयर ट्रांसवर्सल। अब देखते हैं कि कौन सा जुगाड़ हमें एंगल सी दे सकता है। एक बार एंगल सी को ऐसे बनाओ, और ये भी देखो एफ बन रहा है। एफ बन रहा है मतलब क्या बन रहा है, एफ बन रहा है मतलब कि ये दोनों है करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल तो वैसे भी कॉन्ग्रुएंट होता है, तो सिंपली आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सिंपली आपको लिखना था कि लाइन पी पैरेलल है लाइन क्यू के, और जिसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं लाइन एम इज द ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर जो 115 डिग्री की जो वैल्यू है वो सी के इक्वल हो जाएगी, रीजन हो जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखते हैं अब हमें क्या ढूंढना है, अब हमें ढूंढना है एंगल डी को। अब एंगल डी को ढूंढने का सिर्फ एक तरीका है, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ये देखो क्योंकि ना एंगल डी और ये जो 115 डिग्री है, क्या ये एंगल्स इन ए लीनियर पेयर नहीं है ना, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर। ये देखो एंगल्स इन ए लीनियर पेयर, देयरफॉर 115 डिग्री प्लस डी कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये देखो 180 डिग्री के इक्वल हो गया।
अब देयरफॉर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 115 डिग्री दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, है ना, इसमें कुछ ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल ही होगा, सेम ऐसे ही। तो ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। जो हम लोग ने अभी प्रीवियस हमारे जो क्वेश्चंस किए थे सेम वैसे ही ये भी एकदम आपका सिंपल होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया कि लाइन एल इज़ पैरेलल टू लाइन एम, ठीक है, और लाइन एन इज़ पैरेलल टू लाइन पी, ठीक है ना। लाइन जो एल और एम पैरेलल है, एन और क्यू, एन और पी इन दोनों लाइन के ट्रांसवर्सल है। फिर लाइन एन और पी भी पैरेलल है और इन दोनों के ट्रांसवर्सल है लाइन एल और एम, है ना। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट था ये जानना। अब आपको ढूंढना है एंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी ढूंढते हैं अभी हम। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, अब यहाँ पे आपको ना एक एंगल की वैल्यू दे के रखी है। इस एंगल की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है। ओके 45 डिग्री है, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ना हमें एक स्पेशल एजम्पशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें इस एंगल डी को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ डी कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अब देखो, जब यहाँ पे आपने एंगल डी को कंसिडर कर लिया तो ये तो आपको पता है ना 45 डिग्री और एंगल डी जो है ये एक दूसरे के साथ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर है। यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हो। रीज़न अगर आप लिखोगे, आप लिखोगे एंगल इन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो यहाँ से आप एंगल डी की पहले वैल्यू निकाल लो, 180 माइनस 45 डिग्री दैट इज़ 135 डिग्री। अब डी की वैल्यू हमें पता चल गई, डी की वैल्यू कितनी है 135 डिग्री। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से सबसे पहले हम ढूंढेंगे हमारा एंगल बी, है ना। एंगल बी अब सबसे पहले अभी हम ढूंढेंगे हमारा यहाँ पे। अब वो कैसे ढूंढेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, एंगल बी को ढूंढने के लिए आपको लाइन एल और एम को पैरेलल मानना पड़ेगा और इस लाइन पी को इनका ट्रांसवर्सल मानना पड़ेगा, है ना। इतनी चीज़ें यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए, ये जब चीज़ें आपने लिख ली कि एल और एम पैरेलल है और पी इनकी ट्रांसवर्सल है, आपने जब इतनी चीज़ें लिख ली तो आपको अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस करनी है। ये देखिए, ये जो है आपका डी और बी, क्या दोनों एफ नहीं बना रहे? क्योंकि ये एफ बना रहे हैं इसलिए आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि ये है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से हमारा एंगल बी और एंगल डी एक दूसरे के इक्वल है और एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 135 डिग्री। अब देखो, अब एकदम सिंपल एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको करना है कि देखो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि एंगल बी जो है वो एंगल ए के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो क्या इसका मतलब कि एंगल बी और एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सेम हो जाएगी। सो देयरफॉर एंगल ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 135 डिग्री। अब देखते हैं अब हमें क्या ढूंढना है। अब यहाँ पर हमें ढूंढना है एंगल सी। अब एंगल सी ढूंढने के लिए देखो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें लेना है लाइन एन जो है वो पैरेलल है लाइन पी के और साथ ही साथ एम है उनका ट्रांसवर्सल। ये इतनी चीज़ें आप यहाँ पे लिख लो। ये देखो हमने यहाँ पे लिखा भी कि एन और पी पैरेलल है, एम ट्रांसवर्सल है, इतना हमने लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखो कि एंगल सी एम कैसे निकाल सकते हैं। एंगल सी और एंगल बी, क्या यहाँ पे एफ नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। और एंगल बी की वैल्यू तो हमें पहले से पता है कितनी है 135 डिग्री। तो सिमिलरली एंगल सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 35 डिग्री। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, रीज़न हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखो एंगल ए बी सी तीनों की वैल्यू सेम है और तीनों की वैल्यू में क्या मिली 135 डिग्री। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अभी हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान क्वेश्चन था ये आपका। इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना भी नहीं पड़ा, बस एक जगह खाली आपको एजम्पशन करनी थी। अगर ये एजम्पशन करनी आपको आ गई मतलब ये क्वेश्चन तो एकदम केक वॉक हो जाएगा आपके लिए। तब देखते हैं भाई ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में ये जो आपका गिवन क्वेश्चन है इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं ढूंढनी है, इसमें आपको प्रूफ करना है। अब जो जब चीज़ें प्रूफ करनी होती है ना तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन कुछ न्यूमेरिकल ये सब नहीं होता। इसमें अब बस आपको कॉन्सेप्ट लगाना है और कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करना है। अब देखते हैं अभी हमें पूछा गया है यहाँ पे कि एंगल पी क्यू आर और एंगल एक्स वाई जेड, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड के जो आर्म्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है ना। ये जो साइड है एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब आप क्या बोल सकते हो
कि ये जो पी क्यू और एक्स वाई पैरेलल है एंड वाई जेड और क्यू आर पैरेलल है एक दूसरे के। ओके, ठीक है, इतनी चीज़ें हमें पता है। हमें प्रूफ करनी है कि एंगल पी क्यू आर इज पैरेलल, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू आर है और ये एक्स वाई जेड है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब ये कैसे प्रूफ करना है? हमें बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पी क्यू एक्स वाई पैरेलल है, वाई जेड क्यू आर पैरेलल है, और हमें प्रूफ करना है एंगल वाई और एंगल क्यू को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। तो अब यहाँ पर ना आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। अब वो कंस्ट्रक्शन आपको स्केल के हेल्प से करनी पड़ेगी। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ना स्केल से कंस्ट्रक्शन, सेम वही तरीके से आपको भी अपने एग्जाम में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अगर ये क्वेश्चन आया तो इसको ना आप एक्सटेंड कर दो, यहाँ तक एक्सटेंड कर दो, इसको भी आप एक्सटेंड कर दो, यहाँ से भी आप एक्सटेंड कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग ने सारे के सारे एक्सटेंशंस कर लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आपको कैसे नोट करना है। अब देखिए, सबसे पहले वाई जेड को वाई जेड डैश तक आपको एक्सटेंड करना है। ये जो पॉइंट है ना इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर आप जेड डैश लिख दो, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पर आप आर डैश लिख दो। जेड जेड डैश आर आर डैश। अब देखते हैं हमें यहाँ पे आगे क्या करना है। तो अब कंस्ट्रक्शन के बाद आप क्या बोल सकते हो कि ये जो जेड जेड डैश है ये पैरेलल है आर आर डैश के, है ना। और ये यहाँ पे भी जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है, यहाँ पर भी हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेंशन कर देंगे। यहाँ पर आप एक्स डैश मेंशन कर दो, यहाँ पे पी डैश मेंशन कर दो। अब ये ऐसा क्यों? पी, क्योंकि पी यहाँ पर है ना, तो पी और पी डैश यहाँ पे अगर आप कर दोगे तो ज़्यादा सही लगेगा। यहाँ पे एक्स और एक्स डैश कर दो, और यहाँ पर हम वो भी लिख देते हैं कि आपको कहाँ से क्या, कहाँ तक क्या एक्सटेंड करना है, वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। जो पी क्यू था, पी क्यू को आपने क्या किया, तो अगर ये आपको ये कंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं हुआ है ना, तो मैं आपको एक और फिर एक बार और आप यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, वाई जेड को जेड डैश तक कर दो। ये जो वाई जेड था इसको हम लोग ने ना यहाँ जेड डैश तक एक्सटेंड कर दिया है, आर क्यू को आर डैश तक। अब वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो आर क्यू कहाँ पर है, आर क्यू ये रहा, आर क्यू ये है ना। सो यहाँ पर हम लोग ने ना आर डैश तक एक्सटेंड कर दिया है। ये देखो, ये आपका जेड डैश है, ये आपका आर डैश है। ठीक है, ये आर डैश तक हमने एक्सटेंड कर दिया। अब आगे देखते हैं, पी क्यू को पी डैश तक एक्सटेंड करना है। पी क्यू, ये देखो ये पी क्यू था, तो यहाँ पे हमने पी डैश तक यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया है। लास्ट क्या है, एक्स वाई को एक्स डैश तक। ये जो एक्स वाई है और यहाँ तक हम लोग ने इसको एक्सटेंड कर लिया एक्स डैश तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा हो गया आपका। अब हमें क्या पता है कि जेड जेड डैश पैरेलल है क्यों। अब कंस्ट्रक्शन की बात आप क्या बोल सकते हो, जो जेड जेड डैश है पैरेलल है आर आर डैश के, और ये जो एक्स एक्स डैश है ये पैरेलल है पी पी डैश के। अगर आपको कंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक और बार वीडियो को पीछे करके देखो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि लेट अस अज्यूम। अब क्या हमें क्या अज्यूम करना है, एक्स वाई जेड एज मेंशन इन द फिगर। अब देखो एक्स, ये मैं एंगल्स ना मैं अलग इससे मेंशन कर देता ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे। एक अलग कलर यूज़ करते हैं, रेड कलर यूज़ करते हैं। एक्स वाई जेड, ये तीन एंगल्स आपको अज्यूम करने हैं। ठीक है, ये तीन एंगल आपको अज्यूम करने हैं, जैसे मैंने फिगर में बताया वैसे ही आपको अज्यूम करना है। तो इसीलिए हम लोग ने लिखा लेट अस अज्यूम एंगल एक्स वाई जेड इन द गिवन फिगर एज शोन। तो जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है वैसे ही आपको अज्यूम करना है। ठीक है, अब देखो हमसे क्वेश्चन में अब क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो एंगल पी क्यू आर है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है एंगल एक्स वाई जेड के। तो अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि एंगल एक्स वाई जेड ही तो एंगल एक्स है, और एंगल पी क्यू आर ही तो एंगल वाई है।
सो एंगल वाई और एंगल एक्स को अगर हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, मतलब हमने एंगल पी क्यू आर और एक्स वाई जेड को भी इक्वल प्रूफ कर दिया, तो अब कैसे भी करके आपको एंगल जो एक्स और वाई है इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। अब काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसको कैसे प्रूफ करोगे कि ये रहा यहाँ पे एफ बन रहा है ना, अब क्योंकि एफ बन रहा है तो एंगल एक्स और जेड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। और यहाँ पर जब ये हो जाएगा तो एंगल वाई और जेड भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल वाई और जेड भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सिंपली आप बाद में बोल सकते हो कि वाई और एक्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है ना। तो चलिए भी हम सॉल्व करते हैं इसको। अब जेड डैश पैरेलल है आर डैश के, ये तो हमें पता ही है, और एक्स डैश इनका ट्रांसवर्सल है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और ये उनका ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंगल एक्स और एंगल जेड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जो एंगल एक्स और एंगल जेड है ये आपके एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया। आगे देखते हैं एक्स डैश इज पैरेलल, हाँ सॉरी, अभी हमें क्या ढूंढना है, अभी हमें y और z को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना। ये तो काफ़ी सिंपल है कि जो p डैश है और x डैश है पैरेलल है और ये r डैश उनका ट्रांसवर्सल है। सो देयरफॉर एंगल y और z एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे? क्योंकि ये है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। तो ये इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे दो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 को देख के आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि z यहाँ पे कॉमन है, देयरफॉर एंगल x और एंगल y भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अब क्योंकि एंगल x और एंगल y एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, इसलिए आप बोल सकते हो कि मेजर एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू पी क्यू आर। ये मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसा क्यों है। सो देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड और एंगल पी क्यू आर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, हेंस ये आपने प्रूफ कर दिया है ना। क्योंकि देखो x तो एक्स वाई जेड था और y तो पी क्यू आर था, है ना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी आपको क्वेश्चन नंबर 4 लगा होगा। अगर आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा नहीं समझा है तो वापस से एक बार वीडियो ये क्वेश्चन वापस से एक बार देख लो, तो आपको एकदम कंस्ट्रक्शन सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रैक्टिस सेट है, इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो पैरेलल लाइंस दी गई है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है और पी क्यू उनका ट्रांसवर्सल है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे के रखी है क्वेश्चन में। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि एंगल बी आर टी की वैल्यू है 105 डिग्री। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको दे के रखी है। अभी इसके हेल्प से हमें ए आर टी, सी टी क्यू, डी टी क्यू और पी आर बी की वैल्यू ढूंढनी है। तो चलिए इसकी वैल्यू जल्दी से ढूंढ लेते हैं अभी हम। सबसे पहले ए आर टी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल बी आर टी और एंगल ए आर टी तो आपको अगर दिख रहा हो कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर है। सो देयरफॉर ए आर टी प्लस बी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी आर टी की वैल्यू है 105 डिग्री प्लस एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए आर टी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 105 डिग्री। 180 माइनस 105 कितना हो जाएगा आपका? 75 डिग्री। तो ये हो गया फर्स्ट, यहाँ पे हम लोग ने ढूंढ लिया। अब एंगल सी टी क्यू की बात करते हैं। एंगल सी टी क्यू, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखेगा कि एंगल ए आर टी और एंगल सी टी की तो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो यहाँ पर पहले आप लिख दोगे कि लाइन सी डी और ए बी पैरेलल है और पी क्यू उनकी ट्रांसवर्सल है। सो देयरफॉर एंगल सी टी क्यू और एंगल ए आर टी करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल तो आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो देयरफॉर एंगल सी टी क्यू की वैल्यू भी आपकी हो जाएगी 75 डिग्री। अब एंगल डी टी क्यू की बात करते हैं। अगर आप एंगल डी टी क्यू को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि बी आर टी और डी टी क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ये देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो देयरफॉर जो आपका डी टी क्यू और बी आर टी ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे रीज़न नहीं लिखा गया है, मैं यहाँ पे रीज़न आपके लिए एक बार कॉपी करके लिख देता हूँ। ये रहा आपका रीज़न कि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये चीज़ वापस मैंने यहाँ पे लिखी है कि सी डी और ए बी पैरेलल है और पी क्यू ट्रांसवर्सल है। आप इसको वापस रिपीट नहीं करोगे तो भी आपका चलेगा, ठीक है। यहाँ पे बस मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वापस लिख दिया है। अब एंगल पी आर बी की देखते हैं अभी हम। एंगल पी आर बी, एंगल पी आर बी, अब अगर आप ध्यान से देखोगे आपको दिखेगा कि एंगल ए आर टी और एंगल पी आर बी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वैल्यू तो आपको पता ही है कि वो तो वैसे भी सेम होते हैं, है ना। सो देयरफॉर एंगल पी आर बी और एंगल ए आर टी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। इसका रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और पी आर बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 75 डिग्री। देखिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा ज़्यादा। बस सिंपली आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल्स इन लीनियर पेयर, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ढूंढनी थी।
तो यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के साथ साथ। काफ़ी ज़्यादा आसान प्रैक्टिस सेट था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। मुझे उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस सेट को एकदम सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको जो समझाया वो आपका सब कुछ कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गए होंगे, और एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आप फुल मार्क्स लाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।